तो बेटा ये सेकंड क्लास है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक की, है ना। अभी तक मैं क्या क्या चीजें बता चुका हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता चुका हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बता चुका हूँ, है ना, उनके स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। अब आगे की क्लास में अभी स्पर्म का भी स्ट्रक्चर बता दिया ना, आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे एग का स्ट्रक्चर बताऊंगा, साथ में यहाँ पे कैसे इम्प्लांटेशन हो रहा है, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोसिंथेसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज, ये वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कराओ, अपने सारे फ्रेंड लोगों को भी ये लिंक सेंड कर दिया करो, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके। जो भी नोट्स की पीडीएफ है बेटा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, है ना, और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट जो सेशन है 2021 टू 2022 वाले जो न्यू बैचेस रहेंगे, अपने जो भी फ्रेंड्स है, भाई बहन है छोटे, या अपने जो भी पहचान के रिलेटिव वगैरह, उन लोगों को बता दो कि वो क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो 10 जून से होंगी, और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस लगेंगी, है ना। तो ये चीजें सारे लोगों को बता देना बेटा, है ना। क्या है माइक 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 का ध्यान रखो सारे लोग, नहीं तो बेटा उधर किसी को डांट पड़ेगी ना, तो हम सब लोग मजे करेंगे, है ना, इसीलिए माइक। चलो एक सेकंड। ठीक है, तो अभी स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब क्या है यहाँ पे एग का तो भाई एकदम सिंपल सा, यहाँ पे ज्यादा कोई चीजें याद करने वाली है ही नहीं, है ना। यहाँ पर क्या हो रही थी, आउटर साइड में कोरोना रेडिएटा हो रही थी, इनर साइड में यहाँ पे जोना पैलुसिडा हो रही थी। बस दो स्ट्रक्चर में खत्म हो गया यहाँ पे एक का स्ट्रक्चर। अंदर साइड में न्यूक्लियस हो रहा था, यहाँ पे ऊप्लाज्म हो रहा था, है ना, और ऊप्लाज्म में न्यूट्रिएंट मटेरियल वगैरह हो रहा था, कि भाई न्यूट्रिएंट मटेरियल यहाँ पर हो रहा था, है ना। तो दो तीन चीजें पर यहाँ पर प्रेजेंट हो रही थी, और जो एक सेल है ये कैसी रहती है, यहाँ पे डिप्लॉयड रहती है, अगुणित रहती है ना। चलो तो इतना ही है, पर मेन तैयार करूंगे यहाँ पे सारे लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर तैयार करूंगा बेटा, ठीक है। अब है ये मेन क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज बोला है कि स्पर्म, है ना, और एग में क्या डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, दोनों में अंतर चीज है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, प्रोसेस है, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। सबसे पहले स्पर्म क्या से मोटिलिटी देखते हैं, तो मोटिलिटी में क्या होता है, जो स्पर्म रहता है वो मोटिलाई रहता है, क्योंकि उस पर टैल प्रेजेंट रहती है, जबकि जो एग रहता है वो नॉन मोटिलाई रहता है, राउंड शेप का स्ट्रक्चर हो रहा था, जबकि इस साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये टैल प्रेजेंट थी, मूवमेंट्स कर सकता था। फिर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पर्म है उसमें क्या हो रहे थे, 4 पार्ट हो रहे थे, यहाँ पे हेड हो रहा था, हेड के बाद में क्या हो रहा था, यहाँ पे नेक हो रहा था, मिडिल पीस हो रही थी, और टैल हो रही थी, ठीक है। और टैली क्या करती है, इसको मूवमेंट, या ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी के कारण ही क्या होता है, वो मोटिलाई होता है, और जो न्यूक्लियस रहता है उसके कहाँ पर रहता है, हेड वाले साइड में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और इस साइड में क्या हो रहा था, एग कैसा हो रहा था, राउंड शेप का हो रहा था, और इसमें यहाँ पे सेंटर में उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो रहा था। फिर साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म कम रहता है, किसके, न्यूक्लियस के चारों साइड में, है ना, लेकिन मिडिल पीस में रहता है, मिडिल पीस में लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा रहता आपकी है। आवाज नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है। यस सर। ठीक है, जिसको नहीं आ रही है वो थोड़ा सा नेटवर्क में जाओ बेटा, क्योंकि मैं आजकल फुल टू नेटवर्क में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, है ना। इसीलिए तुम लोग अपने जहां पे बैठे हो वहां पर देखो थोड़ा सा, ठीक है। अगली चीज सेंट्रियोल, यहाँ पर 3 सेंट्रियोल रहते हैं ना,
हेड के पास में, नेक में दो थे, पैरोक्सिमल और डिस्टल, और एक कहाँ हो रहा था, मिडिल पीस और टैल के पास में हो रहा था, है ना। वो कैसा था, स्पाइरल था, उसका फंक्शन हमको नहीं पता था। और जो ऊपर साइड में पैरोक्सिमल सेंट्रियोल से उनका वो क्या कर रहे थे, वो केमिकल अट्रैक्शन कर रहे थे, एग के साइड जाने में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर तो है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है कोई। कोई यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर या मेम्ब्रेन तो रहती है सर बॉडी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आ रही है? जी सर। हाँ तो बेटा बाकी यस जिस सर। ये किसको, ये कोई भूमर कर है बेटा, तो तुमको नेटवर्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे लोगों को आ रही है। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, या तो फिर ये है कि जब बाद में ये वीडियो की रिकॉर्डिंग डालेंगी तब फिर उस चीज को सुनना, पर नेटवर्क में जाओ। सर रुक रुक। हाँ तो बेटा वो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, बाकी लोगों के यहाँ है नेटवर्क, बाकी सारे लोगों को जी सर। क्लियर है। मैं इसीलिए यहाँ पे खुद का मोबाइल भी लेके बैठा हूँ, उसमें भी मेरे को क्लियर आवाज आ रही है बेटा। तुमको ही यहाँ पे करना पड़ेगा, अपनी जगह बदलो। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है बॉडी पे आउटर साइड में, जबकि यहाँ पर क्या हो रही थी, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो रही थी, और एक क्या हो रही थी यहाँ पर, जो ना रेडिएटा हो रही थी, और एक जो ना पैलिसेडा हो रही थी। ठीक है, ये दो लेयर से बना हुआ था एक। ठीक है, अब अगली चीज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैंने भी नहीं देखा है, खैर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लास्ट टाइम 3 ईयर्स से एग्जाम में आ रहा है, और अभी ये 2020 के भी एग्जाम में आया था। ये मैं नोट्स में बेटा मेंशन किया है, कब कौन सा कहाँ आया है, नीट में कौन सा आया है, पीएनएसटी जीएनएसटी वगैरह में कौन सा आया है, पीएटी वगैरह में कौन सा आया है। पर वो थोड़े से कोडिंग्स अलग अलग है मेरे हिसाब से हुई है, लेकिन तुम लोग जहाँ पर भी टिक लगे वो वाले सारी चीजें पढ़ना है बेटा, है ना। अभी के लिए भी, नए के लिए भी मैंने टिक करे हुए हैं नोट्स में, है ना। और ये जो अंडरलाइंस वगैरह ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस दिए है, ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिखो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग दिए हुए, या तो फिर ये चीज है कि भाई दो कॉलम बना, एक साइड स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, पर वो तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है सामने एग्जामिनर पर, है ना। वो कॉपी जो इन्विजिलेटर रहता है उस पे तो ज्यादा अच्छे से वो करो, है ना। ठीक है, कहां पर होता है, तो ये यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है, जबकि oogenesis कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर में होता है ना। फिर यहाँ पे कंप्लीट कहाँ पर होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे, स्पर्म में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन oogenesis स्पर्म ये ओरी में कंप्लीट नहीं होता। मैंने अभी बताया था कि ओरी में क्या रहता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज से ओवुलेशन, जो ओवुलेशन ओरी से जो बाहर निकलता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, एग नहीं होता है। वो तो हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं एग, इसीलिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या रहता है यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte रहता है ना। लेकिन वो एग कब बनता है, जब वो ओरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, एम्पुला वाले पार्ट में, और जस्ट फर्टिलाइजेशन होने वाला रहता है, तब वो एग में चेंज होता है। ठीक है, कुल टाइम, तो कुल टाइम क्या होता है यहाँ पे 74 आवर्स लगते हैं, जबकि ये कैसे है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब जब गर्ल्स बेबी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रही थी और उसकी जब प्यूबर्टी आ रही थी, तब जाके वो पूर्ण होता है। ठीक है, इतना लंबा टाइम लगता है, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि 13 से 14 साल लगते हैं एग को डेवलप होने में। और जो लास्ट वाला फॉलिकल्स रहेगा, जो 400-500 फॉलिकल्स है, उसमें तो और ज्यादा टाइम हो गया, 35, 40, 45 साल लग गए उसको एग में चेंज होने में, है ना। पर उतना नहीं, यहाँ पर नॉर्मली याद रखो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें सालों का टाइम लग जाता है ना। फिर यहाँ पे ग्रोथ फेज जो रहती है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो कम टाइम की रहती है, जबकि यहाँ पे बहुत बड़ी है, सालों की है ना। यहाँ पे कम से कम कितने, ये 13 साल के समथिंग लग जा रहा है उसको ग्रोथ करने में। फिर यहाँ पे युग्मकों की संख्या, तो यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक ओगोनियम से सिर्फ एक ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, इस साइड में साइज, तो स्पर्म कैसे होते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, जबकि एग कैसा रहता है, बड़े साइज का रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पोलर बॉडी इस साइड में नहीं बनती, जबकि यहाँ पर क्या होती है, कम से कम 2 पोलर बॉडी, या कम से ज्यादा से ज्यादा 3 पोलर बॉडी, या तो एक एग फॉर्मेशन में बनती है ना। एक oogenesis या एक फॉर्म हो रहा है, तो 2 या 3 तो पोलर बॉडी बनना ही बनना है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 मार्क्स में आएगा। जैसा पैटर्न मैंने बताया था वैसे पैटर्न में लिखोगे, ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
फिर है गैमेटोजेनेसिस का इंपॉर्टेंस भाई। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, गैमेट्स फॉर्मेशन में होती है। अगली चीज यहाँ पे ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करती है, जो इवॉल्वेशन में हेल्प करता है ना, नई स्पीसीज को आने में हेल्प करता है। फिर बारी आती है भाई, अब ये है यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैनसन साइकिल। तो मैनसन साइकिल के लिए, ओहो, एक सेकेंड बेटा, अच्छा एक सेकेंड रुको। चलो, मैनसन साइकिल है ना, इसके अलग अलग नाम है, ये सारे नाम याद रखना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, रजोधर्म चक्र बोलते हैं, और ये आतर्व, क्या आतर्व चक्र बोलते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो प्राइमेट्स, जो मैमल्स है उसमें रहता है, जैसे मीन, मंकी, ऐप और चिंपैंजी, ये चार में रहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं, है ना। और कब होता है ये, क्या या फीमेल में कितने दिन का होता है, 28 से लेके 29 दिन का होता है, रिपीट होते रहता है। इसमें क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, किसमें, हार्मोन्स में चेंज होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स में चेंज होते हैं, ट्यूब्स में चेंज होता है, और कैविटियों में चेंज होता है ना। फिर जब यहाँ पे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो जो फर्स्ट मेंशन रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे मेरार्की कहलाता है। ये अभी ऊपर में और भी अदर नाम दिए हुए, ये सारे अदर नाम भी यहाँ पे याद रखोगे बेटा, है ना। ये ऋतुस्राव चक्र, महावारी, मासिक चक्र, रजोधर्म चक्र, है ना, सब। तो क्या होता है इसमें, अलग अलग तरह की साइकिल चलते रहती है। एक तो ये यूट्राइन साइकिल चलता है, यहाँ पे ओवेरियन साइकिल चलता है, हार्मोनल साइकिल चलता है, तीन तरह के साइकिल चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जब फर्स्ट से लेके फिफ्थ डे तक यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम रहता है, मैंसन साइकिल में ब्लीडिंग होते रहती है। फिफ्थ डे से क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसके कारण ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है 14th डे तक। जब 14th डे अचानक से क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जा रहा है ये, तो 14th डे जब ये इंक्रीज हो जा रहा है, तो जो यहाँ पर LH हार्मोन है, जो प्यूस ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ये LH हार्मोन क्या होता है, 14th डे यहाँ पर सिक्रीट होता है। और जब ये क्या करता है, यहाँ पे ओरी से एक को आउट कर देता है। हमने बोला था यहाँ पे अलग अलग साइकिल चल रही, तो हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चलते रहते हैं। 14th डे क्या होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन, इनके लेवल इंक्रीज होते हैं। तो ये जो ओवेरियन साइकिल में यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहा था, वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और ओरी से एक का बाहर आना क्या कहलाता है, यहाँ पे ओवुलेशन कहलाता है। जब ओवुलेशन हो जाता है, तो यहाँ पे 14वें दिन फैलोपियन ट्यूब के पास में क्या रहेगा, मतलब फैलोपियन ट्यूब के बाहर रहेगा पहले तो वो, फिर वो जो फिमरी थी वो उसको क्या करेंगी, अंदर साइड में ला लेंगी, है ना। फिर आगे क्या चीज होती है, वापस से यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है, और ये जो एंडोमेट्रियम रहती है ये यहाँ पे ठीक होते रहती है, और ज्यादा यहाँ पे मोटी होते रहती है। फिर एकदम से क्या होना है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होना है और एकदम से डाउन हो जाना है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, वैसे ही क्या होती है, ये जो एंडोमेट्रियम रहती है टूटने लगती है, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर से एक मैंसन साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है ना। और इस साइड में कार्पस एल्बिकेंस कार्पस, ये क्या होने लगते हैं, यहाँ पे डीजनरेट होने लग जाते हैं ना ओरी के अंदर में। और FSH हार्मोन का लेवल फिर से इंक्रीज होता है, ताकि नया फॉलिकल्स इस ओरी के अंदर में बढ़ने लगे, है ना। तो इतनी चीजें यहाँ पर याद रखनी है। मेन तो याद रखो, ये LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, यहाँ पे ओवुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। कहाँ से सिक्रेट होता है वो, तो सिक्रेट कहाँ से होता है, प्यूज ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया बेटा, इसको पढ़ो, और फिर अगर वो होता है तो फिर मैं और बताऊंगी। ठीक है।
ये यहाँ पे ये 2 वर्ड आए, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन मीन्स ये होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन। इंसीमिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई जो मेल गैमेट है उसको फीमेल, जो वो जब फीमेल गैमेट में मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचना, इंसीमिनेशन कहलाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। अच्छा, यहाँ पर आवाज अभी क्लियर आ रही है क्या? यस सर। एक सेकेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, है ना, ब्लास्टोसाइट्स का फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या चीज हो रही थी भाई, जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर में एग के पास में स्पर्म आ जा रहे थे, तो स्पर्म से क्या बन रहा था, यहाँ पे जाइगोट बन रहा था, और ये 2 एन स्ट्रक्चर था, लेकिन ये सिंगल सेल स्टेज है, यहाँ पे 2 सेल स्टेज है, फिर यहाँ पर ये 4 सेल स्टेज है। यही क्या कहलाते हैं, यहाँ पे ब्लास्टोसाइट्स कहलाते हैं। ये जो सेल अंदर साइड में फॉर्म होती है, ये क्या कहलाती है, ब्लास्टोसाइट कहलाती है। फिर यहाँ पे एक 8 सेल स्टेज होती है। 8 सेल जब स्टेज होती है तो वो क्या कहलाती है, मोरुला कहलाती है। उसके बाद में यहाँ पे 8 से जब 16 सेल स्टेज आएंगी, 32 आएंगी, 64 आएंगी, तो जब ये 32 से क्रॉस कर जाती है तो क्या कहलाता है, ये ब्लास्टोसाइट कहलाता है। और ये जो कैविटी बनती है, ये ब्लास्टोसिल कैविटी कहलाती है। ठीक है, ब्लास्टोसिल कैविटी कहलाती है। फिर यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट सेल प्रेजेंट रहती है। ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है इस ब्लास्टोमियर को। ठीक है, या ये जो ब्लास्टोसाइट्स है, इसको इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है यूट्रस के अंदर में जाने में, और इसमें टोटल 1 से लेके 6 दिन तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 डिफरेंस, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है ना, मोरुला और ब्लास्टुला में क्या डिफरेंस रहता है। तो मोरुला एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर था अभी ये, है ना, और इसमें 8 सेल हो रही थी, जबकि जो यहाँ पे ब्लास्टुला हो रहा था वो कैसा स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था, खोखला स्ट्रक्चर था। ब्लास्टोसिल कैविटी बनी हुई थी जिसके अंदर में ट्रोपोब्लास्ट सेल हो रही थी। अब वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है ना, मतलब ये इनर सेल मास, साथ में यहाँ पे इनर सेल मास अंदर की ओर यहाँ पे सेल रहेंगी, वो इनर सेल मास रहेंगी। यहाँ पे आउटसाइड में कुछ सेल्स रहेंगी, वो क्या रहेंगी, आउटर सेल मास रहेंगी। तो इतनी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई चीजें प्रेजेंट नहीं होती, है ना। फिर ये कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब ट्यूब के अंदर में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 स्टेज रहती है, तब भी ये कहाँ पे रहता है, ये जो स्ट्रक्चर बनते रहता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है मोरुला। जबकि जब वो 13 to 64 स्टेज में आ जाता है तो कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस के अंदर साइड में आ जाता है। ठीक है, ये तो 2 नंबर में रहेगा, वैसे आने के चांसेस बहुत कम है इसके। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, या तो शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, है ना, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, या और कुछ आ जाएगा यहाँ पे, या सिंपल आएगा कि प्लेसेंटा क्या है और इसके फंक्शन लिखो। ठीक है, तो फंक्शन, मेन फंक्शन है, प्लेसेंटा क्या हो रहा था भाई, जब ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं यूट्रस में जा रही थी और वहां पे वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर या मसल्स या इसका मसल्स का स्ट्रक्चर बना ले रही थी, जो एम्ब्रियो और मदर को कनेक्ट करके रखता है। जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पर, ये प्लेसेंटा हो रहा था। ठीक है, इसके फंक्शन तो सबसे पहले क्या है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है मदर से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो रहता है उसको, और यहाँ पे मदर के जो ब्लड रहता है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट मटेरियल रहते हैं, जैसे अमीनो एसिड रहते हैं, यहाँ पे शुगर्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे विटामिन प्रेजेंट रहते हैं। ये सब क्या करता है, जो प्लेसेंटा रहता है वो एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। ठीक है, उसको जो भी चीजें चाहिए होती है और सब कुछ प्लेसेंटा उसको देता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे कार्य करता है, वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। जो भी बॉडी के अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा था उसको मदर के बॉडी में छोड़ देता है। जब स्टार्टिंग में वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो रही थी उसमें जमा हो रहा था, लेकिन जब अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप हो जा रहा था तब क्या कर रहा था, वो ब्लड के थ्रू अपनी बॉडी से आउट कर दे रहा था, क्योंकि वो जो योग सेक था और एलेंटॉइस था वो
धीरे धीरे डिजनरेट हो जाते हैं जैसे ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर बनने लगते हैं तब। ठीक है, ये एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी वर्क करता है। जो भी उस बेबी को ग्रोथ के लिए रिक्वायर हार्मोन रहते हैं वो सारे हार्मोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सबसे मेन हार्मोन इससे HCG सिक्रीट होता है। जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं या जैसे ट्रोपोब्लास्ट सेल यूट्रस के साथ में कनेक्ट होके कोरियोनिक विलाई फॉर्म करती है, और वो कोरियोनिक विलाई क्या करती है, प्लेसेंटा और यूट्रस मतलब वो एम्ब्रियो और मदर की बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और ब्लड वेसल्स का वहां एक ऐसा नेट बन जाता है, दोनों साइड से ऐसे उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों एक दूसरे में ऐसे अटैच हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, कोरियोनिक विलाई। जैसे ही कोरियोनिक विलाई फॉर्म होने लगता है यहाँ पे ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होता है, और इसी हार्मोन की हेल्प से हम प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं। जब भी कैपुलेशन कर रहे हैं कोई कपल, तो जब अगर उसमें अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो वहां पे वो जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स या जो कोरियोनिक विलाई है या जो प्लेसेंटा है वो HCG हार्मोन सिक्रीट करता है, तो उससे कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या वो जो ब्लास्टुला है वो इम्प्लांट हो गया है बॉडी के अंदर में। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू सिक्रेट होने लगता है। जैसे ही यहाँ पे HCG हार्मोन सिक्रेट होता है वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे सिक्रेट होने लगता है, और वो एंडोमेट्रियम को टूटने से बचाता है। अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो वो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है वो मिसकरेज होके क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो प्लेसेंटा रहता है वो लैक्टोजन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इसके भी सिक्रेशन में हेल्प करता है ताकि ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क के फॉर्मेशन हो सके। वो ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे सिक्रेट होता है जो मदर के अंदर में, मदर के ब्रेस्ट के अंदर में यहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। फिर प्लेसेंटा से ही जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी अच्छा ये एक और बचा है, जो प्लेसेंटा है उसी से क्या होता है यहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करवाने के लिए स्टिमुलेट करता है प्यूस ग्लैंड को। जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो यूट्रस रहता है उसमें संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है जिसके कारण बेबी आउट होता है। फिर रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन क्या करता है, जो बर्थ कैनाल रहती है उसको डायलेट कर देता है ताकि बॉडी से जो यूट्रस है उससे बेबी बाहर आ जाए। अगली चीज यहाँ पे एंटीबॉडी भी ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है जिससे बेबी को बाहरी जो भी इंफेक्शन है आउटर साइड से या मदर की बॉडी से कोई इंफेक्शन अंदर साइड में एंटर कर रहा है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो IgA रहती है, IgA सिक्रेट होती है। नहीं सॉरी IgA नहीं, ये तो कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट रहती है। IgA कहाँ पे रहती है, कोलेस्ट्रॉम में रहती है। नॉर्मली उसको हर टाइप की एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगा किससे, जो भी इंफेक्शन वगैरह है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जो मदर की बॉडी के थ्रू क्या हो रहा था, अंदर साइड में इंटर कर रहा था बेबी में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वर्ड याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। ऑब्जेक्टिव याद रखना पड़ेगा, जो ह्यूमन का प्लेसेंटा रहता है, जब टिश्यू वाला प्लेसेंटा बनता है तो वह हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, फिर ये जर्म लेयर की हमने अभी बात करी थी, क्या हो रही थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म रहती है ना। फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एम्ब्रियो बनते रहता है ना, जब वो बेबी बनते रहता है तो उससे क्या होती है, यहाँ पे कुछ सेल्स अलग हो जाती है जिसके अंदर में कैपेसिटी रहती है कि वो नए ऑर्गन, नई बॉडी बना सकती है। तो ये क्या कहलाती है, यहाँ पे स्टेम सेल कहलाती है ना। ठीक है, तो फिर बाकी का चैप्टर हम लोग कल देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से ये गैस्ट्रेशन से हम कंटिन्यू करेंगे। फिर जो चीज मैंने बोली थी वो थोड़ा सा करो, अपने जो भी बाकी फ्रेंड लोग हैं उसको चैनल वगैरह की लिंक वगैरह सेंड कर दो, सब्सक्राइब करवा दो, है ना। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करवा दो ताकि वो नोट्स वगैरह या कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी चीजें मिलती है वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को मिल सके, है ना। चलो ठीक है, बाय। सर सुबह क्लास